रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रोपेगेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड triggered by Prime Minister Narendra Modi's strong. ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल कंफ्यूज किया गया एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा के तौर पर इसलिए तैयार किया जा रहा है कि वो पूरे भारत के विरोध में आ जाए। एक सिंपल सा प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए मुझे उस पूरी गैंग से जो खुद याददाश्त की दवाई बेच रहे हैं लेकिन दवाई लाना भूल जाते हैं, और जो सुबह सुबह कसम खाकर निकलते हैं कि बस देश की बुराई करेंगे, बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे। आज उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो कभी कहते हैं संप्रदाय खतरे में। जब फ्री की रेवड़ियां मिलती हैं तो कहते हैं कि अपना संप्रदाय अच्छा है, अंधा होकर फॉलो करने लगते हैं। अरे भाई एक बात पर तो रहो यार, काहे को पूरी दुनिया को कंफ्यूज करे, खुद भी कंफ्यूज हो, दूसरे को अपना फायदा हो तो सब सुरक्षित है और फटने लगे तो बेकार है। ये कौन सी बात है यार? डर जो पैदा कर रहे हैं, कभी उससे भी सवाल पूछे कि वो लंबी गाड़ी में क्यों घूमता है और भारत के खिलाफ क्यों बोलता है, भारत का ही पद लेके। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आप थोड़ी सी रिसर्च करें। इतिहास अगर आप नहीं समझेंगे तो आप किसी न किसी पक्ष के सिर्फ बहकावे में आ रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए। आप सिर्फ इतना समझ लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसकी चर्चा कोई आज पहली बार नहीं हुई कि आपको लगा कि कोई सरकार बदल जाएगी ये तो उससे हो जाएगा। इस विषय का एक सबसे बड़ा चीज अगर आप समझने जाएंगे कि 1840 में द लेक्स लोसी रिपोर्ट, क्राइम्स, एविडेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको समानता मतलब यूनिफॉर्मिटी इज मस्ट का एक रूल बना के उनने, इसमें अंग्रेजों ने जानबूझकर ये किया कि हिंदू और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज जो हैं उसको कोडिफिकेशन होता है उससे बाहर रखा गया, बाहर कर दिया उनने। इसके बाद पहला सिविल कोड अगर आपको समझना है तो सिर्फ सर्च इंजन पे जाके इतना सर्च कर लेना, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, या फिर डिटेल अगर सर्च करना हो तो सर्च कर लेना विस्ली स्टोक्स द एंग्लो इंडियन कोड्स 1888 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 381। ये विषय, ये मुद्दा एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आपको लगता है कि ये 2 मिनट या 5 मिनट में आप समझ जाएंगे तो नहीं। जिसका इतिहास ही 100-150 साल का होगा आप उसको कैसे समझ सकते हो इतनी आसानी से। इसके अगर आप हिस्ट्री पे जाओगे ना तो जो 1840 का लेक्स लोसी रिपोर्ट है 6 से 8 घंटे का वीडियो बन सकता है, इतना कंटेंट है उसमें। उसके बाद ब्रिटिश प्लानिंग ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बहुत गहराई है इस पूरे मुद्दे में। आप वर्तमान का कोई भी निर्णय अगर बगैर इतिहास जाने लेते हैं तो समझिए आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पक्ष की अफवाह को मानने वालों में से एक है। बुद्धि का उपयोग कीजिए। किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के पहले थोड़ा समझिए इस विषय को। ये नकली फर्जी इतिहास लिखने वाले जो हमको गुलाम भारत लिखते थे ना, ब्रिटिश इंडिया, और ये इन लोगों ने 1858 से लेके 1947 1858 टू 1947 में रायता नहीं फैलाया, इन लोगों ने रायते का समंदर फैलाया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे कोई बात ही नहीं करता है। तो अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। 1847 से आज तक बहुत कुछ हुआ है दोस्त, मांग, पक्ष, विपक्ष, संविधान की चर्चा, सब कुछ। लेकिन पहली बार इस पर एक बिल आया 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2020 बिल पेश किया गया था। समझ में ये नहीं आता है कि तुम कहते हो संविधान वाली जो चर्चा होती है संविधान खतरे में, तो ये तो संविधान से बन रहा है। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि यार देश के खिलाफ तो मत हो, किसी नेता के खिलाफ वो चलेगा, वो तुम्हारी पर्सनल राइट है, तुम्हारा आर्टिकल 19 में, लेकिन यार देश के खिलाफ तो मत हो जाओ और अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। मुद्दा एक और बड़ा ये है कि पढ़ तो लो बिल, ना ड्राफ्ट पढ़ा ना बिल पढ़ा, चले हैं विरोध करने के लिए। हम सबको हमारे धर्म का पालन करने की छूट, कहां पर हमें छूट मिली है, हमारा अधिकार कहां पर है? यही तो फंडामेंटल राइट्स में आता है ना। जो बड़ी चर्चा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर देश संविधान से आपको लगता है कि नहीं चलना चाहिए तो फिर एक तुम्हारी एक बात बताओ, तुम्हारी जो ये नागरिकता है, भारत के फैसिलिटीज है, पढ़ाई है, नौकरी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड, सब किसके अंतर्गत है? संविधान के अंतर्गत डायरेक्शंस पर बिल पेश किए जाते हैं, उस पर बनाए गए कानूनों के हिसाब से आपका हर काम चल रहा है आज। और इसका मतलब चाहो या ना चाहो, सपोर्ट करो या विरोध करो, मजे तो बेटा पूरे ले रहे हो। संविधान के फंडामेंटल राइट्स के, स्पेशल प्रोविजंस के फ्री रेवड़ियां जब मिलने लगती है तो बिल्कुल सब सही हो जाता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? उसमें अपना मुद्दा नहीं बन रहा, उसमें कोई फायदा नहीं। सरल भाषा में भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हर धर्म, जाति, जेंडर, सबके लिए कानून सेम। बहुत सिंपल सा है। विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो और संपत्ति के बंटवारे जैसे हर विषय पर सभी सिटीजन नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। अब बड़ा मुद्दा उन निकम्मे बकलोलों के लिए जो सुबह से चरस की चाय पीकर नाश्ते में भांग अफीम की रोटी खाकर चिल्ला रहे हैं क्या कि संविधान खतरे में। अच्छा, तो इनका क्या है बड़ा इल्जाम पता है कि यूसीसी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, आर्टिकल 44 में क्या है वो नहीं पढ़ा? नहीं, तुमको तो जिसने जो बता दिया बिल्कुल के जैसा फॉलो करने लगे। समझ में ये नहीं आता है। इनको चाहिए कि नेता बदलें और इनको चाहिए कि पूरे देश में हर लोग, ब्यूरोक्रेट्स इनके लिए काम करें, नेता इनके लिए काम करे, सरकारी लोग इनके लिए काम करे, प्राइवेट लोग इनके लिए काम करे। अच्छा, अबे एक कंबल में दारू की एक बोतल में 200-500 में बिकने वाले तुम लोग जब तक आप वोट बेचते रहेंगे ना, अगर तुम्हें सवाल करना है ना अपने आप से पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। अब उन बकलोलों के बारे में सुन लीजिए जो कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, चलो
RTI कर लो, 10 रुपए खर्च कर लो। 7.65.178 ये क्या है? CAD लिख लेना। ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो हुए थे दिसंबर 9, 1946 से लेके जनवरी 24, 1950 तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या क्या कहा है, ये वॉल्यूम 7 ऑफ द CAD में, उसके बारे में जरा RTI कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हर जगह लेते हैं लेकिन अभी विरोध कर रहे हैं। अरे काहे को? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही तो कहा था। एक पक्ष में रहो। प्रॉब्लम मालूम क्या है ना, तुम पक्ष बहुत बदलते हो तुम लोग, यही सबसे बड़ी समस्या है। और एक और बात, बहुत सारे लोग बिल्कुल ज्ञान देने आ जाएंगे इसमें, है ना। एक बात बताओ, चलो 1857 जब गदर हुई ना, उसके बाद अंग्रेजों की जो हवा खराब थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, गड़ासों से काट काट कर उनको जब भेजा गया, अब उसमें सब शामिल थे। वहां पर भी बात आती है कि सभी का खून शामिल है इस वतन की माटी में। 1857 का जरा गदर पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा कैसे अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़े सब मिलकर। लेकिन क्योंकि आपको तो पढ़ना नहीं है ना, कब तक कटती रहेगी? जब तक आप बेवकूफ रहेंगे, जब तक आप अपने बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपके इतिहास के बारे में हम नहीं जानेंगे, आपकी कटती रहेगी। तो मैं सिर्फ 2-4 सलाह दे रहा हूं, अगर मानना हो तो मान लेना। लेकिन अंग्रेजों का कोई भी एक्ट उठा लो, 1800, अगर मैं 58 से ही बात करूं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, इंडियन पीनल कोड है 1860 का, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उनका 1871 का, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है 1872 का, पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट है 1900 का, बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1924 का, 1928 का एक और एक्ट है हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट है, जैन लॉ है 1930 का, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का। अब एक बात बताओ, इतने सारे, मैंने तो सिर्फ आपको 25-27 गिनाए होंगे, कितने एक्ट बने? नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो लगता है ना कि सब सरकार करे, है ना, कोई भी सरकार हो, यही मुद्दा है। दोस्त, खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। मैं तो कर रहा हूं, मैं तो डंके की चोट पे करता हूं समर्थन, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा है इस बारे में और रिसर्च करके बात कर रहा हूं। वरना ट्रेंडिंग के लिए मैं उसी दिन वीडियो डाल देता नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत है जो मेरी बात पर भरोसा करते हैं। वरना ध्यान रखना, अगर अफवाहों पर भरोसा करते रहोगे तो आपस में ऐसे ही बढ़ते रहोगे, मिटते रहोगे, देश का बर्बादी होगी। मिल जाओ इकट्ठे, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमारी एकता के बारे में, अखंडता के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। और जो लोग भी किसी का भी विरोध करने लगते हैं, किसी का भी समर्थन करने लगते हैं, पहले थोड़ा अपने जमीर को झांको, अपने अंदर झांको, क्या तुमने सवाल करने के लायक तैयारी भी की है? और नहीं की है तो फिर क्यों किसी को इल्जाम देते हो? खुद अपने आप को इल्जाम दो, क्योंकि तुम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं। I personally do not understand why religion should be given this vast, expensive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequalities, discriminations, and other things which conflicts with our fundamental rights. It is therefore quite impossible for anybody to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो बात यह है कि उनने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोट किया है, इसलिए प्लीज पढ़िएगा बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहने के पहले। तो यहीं पर बात आती है, हम उनको समझा सकते हैं जो समझना चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना को अपना बाप मानकर बैठे और उनको, जिनको ये लगता ही है कि हिंदुस्तान उनका नहीं है, उनकी ऐसी की तैसी, हमको घंटा उनको समझाने में कोई शौक नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।